सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म उत्सव की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई। दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में चिंतन करना, मनन करना, अपनी स्मृति में लाने का अर्थ है भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत और भारतीय समाज पर पुनर्विचार करना। और यह जो पुनर्विचार है, इस पुनर्विचार के केंद्र में दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व केंद्र में रहता है। आज एशिया के देशों में जो भारत के ऊपर, उत्तरी भारत के ऊपर, पंजाब के ऊपर चिंतन मनन हो रहा है, उसके केंद्र में गुरु गोविंद सिंह जी का चिंतन, दर्शन और उनका सामाजिक बोध के ऊपर बार बार समाजशास्त्री विचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में एशिया के देशों का इतिहास 3 खंडों में लिखा गया। एक खंड भारत के ऊपर, और उसमें गुरु गोविंद सिंह जी की चर्चा करते हुए एलन जैसे इतिहासकार ने यह अनुभव किया कि अगर उत्तर मध्यकाल के भारतीय इतिहास को समझना है तो तब हमें गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी का, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किए गए उन महान कार्यों पर विचार करना अति आवश्यक है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी की विचारधारा, उनकी भारतीय संस्कृति को देन पर जो आज पूरा विश्व विचार कर रहा है, उसके विषय में बहुत नई नई बातें हमारे सामने आ रही हैं। अभी एक बहुत लंबा आलेख एशिया के इतिहासकार ने लिखा कि स्वतंत्रता का जो पहला पाठ है, वह एशिया के देशों के सामने गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा की सृजना के माध्यम से आया। और जैसे ही खालसा की सृजना होती है, एशिया के देशों में अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना साहित्य और अपने समाज के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। और यही कारण है कि एशिया के देशों में स्वतंत्रता के प्रति जो ललक पैदा हुई, वह 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हमें दिखाई देती है। इसके कई नए नए पाठ आज एशिया के देश पढ़ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने भारतीय उत्तर मध्यकाल को जिस तरह से देखा, समझा, उसका मूल्यांकन किया और एक नई चेतना भारतीय जनमानस में जगाई। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है कि उत्तर मध्यकाल का इतिहास का जो आकलन, मूल्यांकन भारतीय इतिहासकारों ने किया। मैं पश्चिम के इतिहासकारों की बात नहीं करता, जो एक विशेष विचारधारा के साथ जुड़े हुए वामपंथी इतिहासकार हैं। उन्होंने तो इस सारी जो एक बहुत बड़ी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लाई गई क्रांति थी, उसको हाशिए पर रखा। पर जो अभी हाल ही में भारतीय इतिहास के ऊपर अनुसंधान हुआ है, और विशेषकर उत्तर मध्यकाल पर, तो यह स्वीकार किया गया कि उत्तर मध्य युगीन भारत को समझने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को जानना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से आप देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 43 वर्षों में
इतनी बड़ी भारतीय संस्कृति, भारतीय वाङ्मय, भारतीय भाषाओं के प्रति जन जागरण का आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण भारतीय संस्कृति के उन जीवन मूल्यों को भारतीय जनमानस तक पहुंचाने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। गुरु गोविंद सिंह जी का वरद हाथ देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कितनी बड़ी इतिहास के पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर किए। उनकी विरासत देखिए। पिता गुरु तेग बहादुर साहब, जिन्होंने धर्मांतरण की लहर को रोकने के लिए अपना बलिदान दिया, और गुरु गोविंद सिंह उस समय 9 वर्ष के थे, और उस आयु में उन्होंने अपने पिताश्री की इतने बड़े व्यक्तित्व को, गुरु गरिमा को उन्होंने पहचाना, और उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है, आप ही धर्मांतरण की इस लहर को रोक सकते हैं। और कश्मीरी पंडित, जिसकी अगुवाई पंडित कृपाराम ने की, जब वो आनंदपुर साहब में आए तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने पिताश्री के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और जब गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान हुआ दिल्ली में, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय राजनीति के उन संदर्भों को समझा जिनके कारण खालसे की सृजना हुई। और आप देखिए कि पंडित कृपाराम, जो कश्मीरी पंडितों की अगुवाई करके आए थे, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और जब गुरु तेग बहादुर के साथ उन्होंने जाने की अपनी इच्छा अभिव्यक्त की, तो गुरु जी ने कहा, गुरु तेग बहादुर साहब ने, कि आप आनंदपुर साहब रुकिए और मेरे बेटे, मेरे सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को संस्कृत पढ़ाइए। ये गुरु गोविंद सिंह ने भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन मनन का पाठ आनंदपुर साहब में रहकर पढ़ा। और इसके साथ साथ आप उनकी दृष्टि देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, हम सब जानते हैं कि भक्ति आंदोलन उत्तरी भारत में फैला, दक्षिण में पैदा हुआ, और एक अधूरा चक्कर हमारे सामने है भक्ति आंदोलन का। आनंदपुर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने भक्ति आंदोलन के उन सीमाओं को तोड़ा। आनंदपुर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी का विद्या दरबार था, और उस विद्या दरबार में 52 कवि थे, और भारतीय संस्कृति के उन नायक होने के नाते उन्होंने पूरे महाभारत का 18 पर्वों का हिंदी में अनुवाद करवाया। चाणक्य नीति का गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा से 52 कवियों ने अनुवाद किया, और उसके साथ साथ 50 उपनिषद चुने गए, और उन चुने हुए उपनिषदों का पंजाबी में, हिंदी में अनुवाद करवाया। और इस तरह से पूरा का पूरा भारतीय चिंतन रीति काल में फंस गया था, दरबारों में चला गया था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब और पांवटा साहब में अपने विद्या दरबारों का निर्माण किया, और भारतीय ज्ञान परंपरा का जो एक मौलिक स्रोत है, चाहे वो महाभारत है, चाहे चाणक्य नीति है, चाहे श्रीमद् भगवत गीता है, इन मूल स्रोतों का अपनी भाषा में अनुवाद करवाकर भारतीय वाङ्मय का एक नया चिंतन मनन भारतीय मनीषियों के सामने रखा, और ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र आनंदपुर साहब और पांवटा साहब बने। ये भारतीय संस्कृति के ऊपर एक पुनर्संवाद था, लोगों की भाषा में, लोगों की बोलचाल की भाषा में, संवाद की भाषा में।
ये बहुत बड़ा काम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के निर्देशन में आनंदपुर साहब की धरती पर हुआ। और ये जो 52 कवि थे, वे 52 कवि गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार में रहे और स्वयं गुरु जी के व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने बहुत अमूल्य ग्रंथों की रचना की। मैं सिर्फ 2 ग्रंथों का 3 ग्रंथों का उल्लेख करना चाहूंगा। गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार के कवि थे सेनापति, उन्होंने गुरु शोभा नामक ग्रंथ लिखा और उस गुरु शोभा ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर साहब के त्यागमयी जीवन को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर हैं, पर कवि सेनापति लिखता है कि गुरु तेग बहादुर सृष्टि की चादर भी है। और गुरु शोभा में गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ, मुगलों के अत्याचार के खिलाफ जो युद्ध लड़े, उनका बड़ा सजीव चित्रण गुरु शोभा में किया गया है। एक उनके कवि थे कवि टहकन, उन्होंने जंगनामा गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा और उस जंगनामा में उन्होंने मुगल सेना की जो कूटनीतियां थी, उनका जो अत्याचार की नीतियां थी, उसका बड़े स्तर पर पर्दाफाश किया और गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार में रचित साहित्य से उत्तर मध्य काल के इतिहास को अगर आज हम अवलोकित करें तो उत्तर मध्य काल भारतीय इतिहास के कई नए संदर्भ, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के कई संदर्भ और मुगल सत्ता के खिलाफ जो एक पूरा का पूरा परिवेश उन्होंने तैयार किया, उसकी कई नई कड़ियां हमारी समझ में आती है। इसलिए आज एशिया के देश जहां भारतीय संस्कृति को, भारतीय चिंतन को, भारतीय दर्शन पर पुनर्विचार कर रहे हैं, तो उनके सामने जो एक बहुत बड़ी सेक्रेड टेक्स्ट है, जो वह गुरु गोविंद सिंह जी की वाणियां है। आप देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं भी ब्रज भाषा के, हिंदी के बहुत बड़े गुरु रचनाकार थे। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने ब्रज में, हिंदी में पहली आत्मकथा लिखी, बचित्र नाटक। अगर आज कोई आत्मकथा साहित्य पर काम करना चाहे तो उसे गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा से प्रारंभ करना पड़ेगा। कितनी बड़ी साहित्य को देन है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जी की एक रचना है जाप साहब, विलक्षण कृति है जाप साहब। जाप साहब में 7 भाषाओं का एक साथ 199 छंदों में गुरु जी ने उसके ऊपर एक बड़ी अध्यात्मक कृति लिखी है। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, ब्रज, अवधी, प्राकृत, इन सभी भाषाओं को 199 छंदों में इस तरह से गुरु जी ने हमारे सामने रखा है कि पूरी भारतीय भाषाओं का एक रचना संसार उत्तर मध्यकाल में हमारे सामने आता है। जाप साहब को लेकर डॉक्टर राधाकृष्णन की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय भाषाओं के उत्तर मध्यकाल के नक्शे को समझना है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जाप साहब से बड़ी कृति और कोई नहीं है। इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने अकाल उस्तत जैसी रचना, अध्यात्म की रचना रची, चंडी दीवार पंजाबी में रची, जफरनामा फारसी में रचा। तो गुरु गोविंद सिंह जी उस समय भारतीय भाषाओं को भी पंजाब की धरती से पूरे भारतीय वांग्मय के सामने रख रहे थे और उस भाषा की दृष्टि से एक अखंड भारत की तस्वीर हमें उनकी कृतियों में मिलती है। इसलिए
ज्ञान की जो परंपरा, ज्ञान की जो भारतीय परंपरा है, वह हमें गुरु तेग बहादुर साहब के साथ साथ, गुरु तेग बहादुर साहब भी हिंदी के ब्रज भाषा के बहुत बड़े रचनाकार थे। उनके 57 श्लोक, 59 शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, वे ब्रज भाषा के हैं। इसी परंपरा को गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे उत्तरी भारत में अपनी भाषा दृष्टि के माध्यम से इस तरह से पूरी भारतीय संस्कृति को लोगों के सामने रखा कि भाषिक दृष्टि से भी एक अखंड भारत हमें उत्तर मध्य काल में गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं में दिखाई देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो विशेषण जुड़े हैं, देखिए, साहबे कमाल गुरु गोविंद सिंह, भक्ति और शक्ति के पुंज गुरु गोविंद सिंह, दसम पिता गुरु गोविंद सिंह, ये सारे के सारे जो विशेषण हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है कि गुरु जी के व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व के साथ इन विशेषणों को अगर हम जोड़कर देखें तो इतिहास के कई पृष्ठ हमारे सामने खुलते हैं। औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ औरंगजेब ने ऐलान किया हुआ था कि कोई व्यक्ति घोड़े के ऊपर सवार नहीं होगा, कोई व्यक्ति शाही कपड़े नहीं पहनेगा और इकट्ठे होकर कोई विचार चर्चा नहीं करेंगे। अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह ने पूरे देश के सामने एक धर्मांतरण के खिलाफ जो उनके पिताजी ने एक बलिदान दिया था, उस बलिदान से प्रेरणा लेकर खालसे की सृजना की और खालसे की सृजना में उन्होंने सभी पाबंदियों को तोड़ा। उन्होंने शाही कपड़े पहने, घोड़ों के ऊपर सवारी की, लोगों को इकट्ठा किया अनंतपुर की धरती पर। इतिहासकार कहते हैं कि 50,000 से ऊपर पूरे देश में से लोग गुरु गोविंद सिंह जी के एक आह्वान पर अनंतपुर साहब की धरती पर एकत्र हुए और एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का आह्वान गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। और उस क्रांति के आह्वान में आप देखिए कि पूरे के पूरी जो मुगल सत्ता थी, उस मुगल सत्ता के अत्याचारों के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, उनके धर्मांतरण की दृष्टि के खिलाफ खालसे की एक सृजना की गई। और उसके बाद एशिया देशों के इतिहासकार कहते हैं कि भारत में तो धर्मांतरण रुका, एशिया के देश भी जाग गए कि हमने अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा, अपना चिंतन, अपनी भाषा, अपने साहित्य के साथ जुड़कर अपने देश के जीवन मूल्यों के प्रति नई चेतना जगानी है। आज आप एशिया के देशों का चिंतन पढ़िए, उनके केंद्र में जो बातें गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रचारित की, उनके ऊपर वे लोग एक पूरा अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतीय चिंतन में तो एक नया चिंतन गुरु गोविंद सिंह जी ने जोड़ा, पर एक एशिया के देशों के सामने भी उन्होंने मॉडल रखा। और उन्होंने यहां तक स्वीकार किया कि महात्मा बुद्ध का जो धर्म था, बुद्धिज्म, वो एशिया के देशों में फैला। उन्होंने पढ़ा अहिंसा परमो धर्मा, पर अहिंसा के माध्यम से परम धर्म की क्या व्याख्या हो सकती है, ये गुरु तेग बहादुर की शहादत ने उनके सामने एक व्यवहारिक पक्ष रखा। और यही व्यवहारिक पक्ष गुरु गोविंद सिंह जी ने एक दूसरी दृष्टि के साथ धर्म युद्ध का चाव कहकर उसे पूरे भारतीय जनमानस में उसकी नई व्याख्या की। आप देखिए
कि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन प्रसंगों को देखिए। उनकी एक कृति है शस्त्र नाम माला, उसमें उसमें एक उदाहरण मैं रखना चाहता हूं कि मान लो शस्त्र नाम माला पुराण में उन्होंने 4 छंद तलवार कृपान के ऊपर लिखे। ब्रज भाषा की कृति है, हिंदी में भी इसका लिप्यंतरण उपलब्ध है। पहले छंद में वो लिखते हैं कि तलवार की लंबाई कितनी है, आकार कैसा है, एक छंद लिखा। दूसरा छंद लिखा कि तलवार से प्रहार कैसे करना है, और तीसरा छंद लिखा तलवार के प्रहार से बचना कैसे है, और फिर चौथा छंद लिखा कि अगर तलवार का प्रहार हो जाए तो उसका उपचार क्या है। ये गुरु गोविंद सिंह जी का युद्ध दर्शन था, और 101 शस्त्रों की व्याख्या गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी इस कृति में की। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी, जहां मैंने शुरू में कहा कि कलम के धनी थे, वे तलवार के भी धनी थे। अस्त्र और शास्त्र दोनों के परम ज्ञाता थे। भाई संतोख सिंह ने एक सिख इतिहास का एक सांस्कृतिक उनका ग्रंथ है गुरु प्रताप सूरज। गुरु प्रताप सूरज में उन्होंने दर्ज किया कि जब गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहब का किला छोड़ते हैं तो उनके जो शिष्य, उनके जो सिपाही थे, उन्होंने शस्त्र उठा लिए, भाला, कृपान या दूसरे जो शस्त्र थे। गुरुजी ने कहा नहीं, शास्त्र भी साथ लेकर चलो। सिरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी, अभी हमने साहबजादों का अभी शहीदी दिवस मनाया है, और वहां साहबजादे गुरु गोविंद सिंह जी से बिछड़ गए, और बहुत सारा साहित्य जो भारतीय वांग्मय था, हिंदी का, संस्कृत का, पंजाबी का साहित्य था, वह सरसा नदी में बह गया, और जो शेष साहित्य बचा उसका वजन था 9 मन 2.5 क्विंटल। आप कल्पना कीजिए कि गुरु गोविंद सिंह जी कितने बड़े अपनी सदी के और पूरे भारतीय साहित्य के, भारतीय वांग्मय के प्रणेता और संरक्षक थे, ताकि उनका पूरे का पूरा भारतवर्ष हमारे भारतीय वांग्मय से जुड़कर उन जीवन मूल्यों को अपना सके। यह सोच थी गुरु गोविंद सिंह जी की। और गुरु जी ने, हम जानते हैं कि जब गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ का संपादन किया तो उस आदि ग्रंथ में 5 गुरुओं की वाणी थी। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव। और जब गुरु गोविंद सिंह जी ने दोबारा गुरु ग्रंथ साहब में अपने पिता श्री नवम गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी जोड़ी, और तब आदि ग्रंथ से श्री गुरु ग्रंथ साहब पूरा का पूरा एक पवित्र पोथी की रचना हुई। और बाद में नंदेड़ साहब में ज्योति जोत समाने से पहले वे गुरु ग्रंथ साहब के आगे झुके और उन्होंने कहा कि अब श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु होगा, शब्द गुरु सिखों की रहनुमाई करेगा। और इस गुरु ग्रंथ साहब के बाद, गुरु ग्रंथ साहब की संपादन के बाद, जो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत भारतीय संस्कृति की मूल्यों का जो एक आकलन संकलन श्री गुरु ग्रंथ साहब में है, वह एक नई चेतना के साथ पूरी विश्व के सामने प्रस्तुत होता है। इसलिए बहुत सारे चिंतकों ने यह कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणियों में उस भारत की छवि है, जो भारत की छवि भक्ति काल से और उसके पूर्व
जो हमारी चिंतन धाराएं हैं उसका सरलीकरण, उसका नवीकरण, उसकी नव्य चेतना श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणियों में गुरुओं के द्वारा एक नए दृष्टिकोण के साथ पूरे भारत के सामने रखी गई। और इसलिए पूरा जो गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व है वह पंजाबियों के लिए एक प्रेरणा का, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूँ कि वे बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े संस्कृतिवेता थे, बहुत बड़े लेखक थे, और उनका प्रभाव देखिए 1963 में, 1962 में, 63 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ, एक स्थिति ऐसी आ गई कि बहुत सारा लद्दाख में ऊंची पहाड़ियों पर बहुत सारी भारतीय सेना के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई और ये लगा कि कहीं इनका मनोबल भारतीय फौजों का गिर रहा है। तो उस समय एक सुझाव दिया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो शब्द है, देश सेवा वर मोहे एह शुभ कर्मंते कहू न टरू, भारतीय सेना को इसके ऊपर मार्च पास कराया जाए। और गुरु गोविंद सिंह जी की इस महान शब्द की धुनी के ऊपर जब भारतीय फौजों ने मार्च पास किया तो गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद के साथ वे विजय पथ की ओर बढ़ने लगी। ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी की प्रासंगिकता और हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय चिंतन को एक नया आयाम देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी की ये वाणियां कितनी सक्षम है, इसका अनुमान आज हम लगा सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज